बेटे क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एक क्वेरी आई है कि प्रोविजन फॉर टैक्स दोबारा बता दें। मैं दोबारा से बता देता हूं। ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। याद कर लें आप इस बात को। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्योंकि लाइबिलिटी है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। आपको दो चीजें एडजस्टमेंट में गिवन हो सकती हैं, आप इन दोनों लाइनों को याद कर लें। अंग्रेजी में लिखा है, इसको याद करें। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये बस दो बातें हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। अगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो डेबिट साइड लिखना पड़ता है टू बैंक टैक्स पेड। फिर आपके पास तीन चीजें लेजर अकाउंट में गिवन होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और टैक्स पेड। ये तीन गिवन होती हैं। बैलेंसिंग फिगर में निकल कर आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रोवाइडेड, ये बैलेंसिंग फिगर आती है। तो जितना आप टैक्स प्रोवाइड करते हैं, टैक्स प्रोविजन मेड करते हैं, ये प्लस होता है एप्रोप्रिएशन में, और टैक्स पेड जो होता है माइनस होता है इनकम टैक्स। मान लेते हैं अब आपको सेकंड लाइन गिवन है, फर्स्ट लाइन नहीं गिवन, आपको एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आप इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ जाएगी। तो या तो डेबिट साइड वाली बैंक वाली बैलेंसिंग फिगर होगी या प्रोविजन मेड वाली बैलेंसिंग फिगर होगी। जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसके अपोजिट आपको एक साइड गिवन होगी। या तो प्रोविजन मेड गिवन होगा या टैक्स पेड गिवन होगा, दोनों में से एक चीज गिवन होगी और एक आपके लिए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। प्रोविजन मेड प्लस होता है एप्रोप्रिएशन में और टैक्स पेड माइनस होता है इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन नंबर 44। Prepare a cash flow statement on the basis of the information given below in the balance sheet of Libra Limited as at 31 मार्च 2013 एंड 2012। आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स, एक्टिविटी ए, कैश फ्लो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट, ₹4,00,000 माइनस ₹3,00,000 ₹1,00,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। आप देखो ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आपको ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन में चार चीजें होती थी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और जनरल रिजर्व। ना हमारे को क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड गिवन है, ना हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ना क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड गिवन है, ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, यहाँ लिख दो नहीं। सामान निकाल के बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1 प्लस माइनस नॉन
cash items and non-operating incomes. जल्दी से ढूंढो बेटे, कोई नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको क्वेश्चन में दिख रही है, जल्दी देखेंगे बच्चे। सर हमें नहीं दिख रहा, ना डेप्रिसिएशन है, ना गुडविल राइट ऑफ हो रही है, ना पेटेंट राइट ऑफ हो रहे हैं, ना कोई लॉस हो रहा है, ना कोई इंटरेस्ट इनकम दिखाई दे रही है, ना रेंटल इनकम दिखाई दे रही है, ना रेंटल इनकम दिखाई दे रही है, ना रॉयल्टी इनकम दिखाई दे रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बेटे ये है ही नहीं। तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख। हम लोग प्लस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में देखो बेटे हम लोगों को क्या क्या गिवन है। सर करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट तो हम कैश के साथ लेंगे बेटे, कैश के साथ। ओके सर। आगे देखो इन्वेंट्रीज 82 से 76 होगी, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गई बेटे। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 6000। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी कम हो रहे हैं बेटे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 92 से 38 हो गए बेटे, 54,000। आउटर कॉलम में आ गया 60,000। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको सिर्फ ट्रेड पेबल्स थे जो कि डिक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,000। डायरेक्टली बाहर लिख देते, नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,60,000 minus 8,000, 1,52,000, 1,52,000 minus इनकम टैक्स पेड, या कहा जा सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, हमें नहीं गिवन ही नहीं था बेटे, तो यहां लिख देंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,52,000। एक्टिविटी ए कंप्लीट। एक्टिविटी बी की बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
अच्छा बेटे मैं रुक गया हूँ, बेटे मैं रुक गया हूँ, कोई नहीं, 1 मिनट के लिए बेटे मैं यहाँ रुका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात करनी है, यानी नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं बेटे 5,60,000 से 8,50,000 हो गए। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 8,50,000 हो गया, पहले 5,60,000 था। सर आपने परचेज किया तो नेगेटिव वैल्यू 2,90,000। सर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज हो रही है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 160 से 2,32,000, 72,000। सर और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है बेटे। तो यहां पर लिखेंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 3,62,000। एक्टिविटी सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सीधा सीधा शेयर कैपिटल पे आ जाओ। 6 लाख से 8 लाख हो गई, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। उसके बाद बेटे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,50,000 से 1 लाख हो गई। सर वापस कर रहे हो आप रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 72,000, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक मिनट, लॉन्ग टर्म बोरिंग 72 नहीं है बेटे, 50,000 1,50,000। ये एक्टिविटी सी आ गई, ये एक्टिविटी बी आ गई। ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लो 1,52,000 प्लस माइनस 3,62,000 प्लस 1,50,000। नेट कैश फ्लो नेगेटिव आ गया 60,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की वैल्यू देखो बेटे, ओपनिंग बैलेंस 70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट भी साथ में लेना है, कैश इक्विवेलेंट है 70,000 तो कैश दिया है, और 1,34,000
करंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों को प्लस करो, 2,04,000, यहाँ पे 60,000 नेगेटिव, यहाँ 2,04,000 पॉजिटिव वैल्यू, 1,44,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड। बेटे ये ना जो मैं कैश इक्विवेलेंट यहाँ लिख रहा हूं ना, पता है इस क्वेश्चन में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट को भी प्लस किया है, करंट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर प्लस किया, ठीक है? तो कैश इक्विवेलेंट है। अगर मैं सिर्फ कैश लिख देता ना तो गलत हो जाता, मेरे आधे मार्क्स काट ले जाते, बेटे हाफ मार्क्स कट जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप देख लो बेटे आपके पास क्लोजिंग कैश कितना दिया हुआ है। क्लोजिंग कैश 94,000 है और करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में 50,000 है, दोनों को प्लस करके देख लो 1,44,000 आ रहा है। आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक आ गया बेटे। बेटे देखो मैं एक ना ऑफ रिकॉर्ड एक बात समझाता हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 पे इंपॉर्टेंट लिखे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 45 पे इंपॉर्टेंट लिखे, इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे बस। जो हमारी एक एडजस्टमेंट रह गई थी वो आज इस क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गिवन है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, आप एडजस्टमेंट पढ़ के देखो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000 वाज सोल्ड फॉर ₹12,000। अब बच्चे याद करेंगे अपनी 11वीं कक्षा को जहां पे डेप्रिसिएशन पढ़ कर आए हैं आप लोग। जी सर, हम पढ़ कर आए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग, जिसकी लागत 48,000 रुपए की है, जिसपे अभी तक 32,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, आपने 12,000 में बेच दिया। आप थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही समझ लो, 48,000 की कॉस्टिंग थी, उसके ऊपर 32,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी उस मशीनरी की वैल्यू आपके पास 16,000 रुपए की है इस वक्त, और आप उसको सेल कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं 12,000 में। ये इसकी कॉस्ट है, आप इसको सेल कर रहे हैं 12,000 में, तो बेटे 4,000 रुपए का लॉस हो गया आपको। और हमने याद कर रखा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहां प्लस होते हैं सर? नॉन कैश आइटम्स में प्लस होते हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी बात। तो पहले वर्किंग नोट बनाना ही सीखो, पहले वर्किंग नोट बनाना ही सीखो। अब जल्दी से देखो, आपको ना नोट्स टू अकाउंट्स पे आना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट के साथ साथ, मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है। इसलिए इसलिए मैं यहां लिख दूं, इस बात को लिख देता हूं, मशीनरी के साथ, मशीनरी मतलब एसेट, एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। मशीनरी यानी एसेट के साथ, एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। हाँ सर, नीचे दिया हुआ है, मशीनरी के नीचे ना माइनस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, गिवन है ना बच्चों। तो बेटे जब आपको एसेट के साथ ऐसे माइनस करके
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देख आप पहले यहाँ एसेट का अकाउंट बनाएंगे, यानी मशीनरी अकाउंट। एकदम उसके नीचे साथ साथ, एकदम उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मशीनरी मेरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएंगे। बेटे ये तो बेसिक बातें हैं 11वीं कक्षा की, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा 25,40,000। ऐसे बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरे लिए लाइबिलिटी है। बाय बैलेंस बीडी 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 4 लाख। ठीक है सर। अब आप देखो, अब आप बहुत ध्यान से सुनना, अब एडजस्टमेंट पर आओ। जो मशीनरी बेची है, जो मशीनरी बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है सर, 32,000। यहां लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखो एडजस्टमेंट 32,000। जो मशीनरी सेल हुई, मशीनरी सेल होने पर, जो मशीनरी सेल हुई है उस पर ये डेप्शन दिया हुआ। कितने में सेल हुई है, बाय बैंक। सर ये तो डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़कर आए थे 11th में, वैसे ही कुछ चल रहा है। हाँ बेटे वही है। बाय बैंक सेल हो गई 12,000 के अंदर। कितने का लॉस हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो गया। इसके आगे लिखो वर्किंग नोट, 4,000 का लॉस हो गया। ये वर्किंग नोट मैंने ऊपर बताया था, ये रहा वर्किंग नोट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, जो मशीनरी सेल हुई है उस पर 32,000 है। बाय बैंक सेल, जितने में बिकती है मशीनरी 12,000, ये मेरे को लॉस हो गया 4,000 का। 48,000 की कॉस्टिंग थी, 32,000 डेप्शन लग चुका है, उसकी कॉस्ट रहेगी 16,000 की, 12,000 में बेच दी, 4,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है सर। अब बेटे टोटल करके देखो, अब आप दोनों तरफ टोटल करो। सर क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है। हाँ तो कोई नहीं बच्चे, क्रेडिट साइड लिखो 25,88,000, 25,88,000। सर यहाँ पे 5,88,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसके आगे लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर। बेटे डेबिट साइड परचेजेस आती हैं क्योंकि एसेट्स इंक्रीज डेबिट साइड होती हैं। टी शेप अकाउंटिंग सीखी थी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर, और एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, तो वो आपके लिए परचेजेस है क्योंकि आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। और सर अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती तो वो थी सेल आपके लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेल ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगी। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। जो मशीनरी बिकी उस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन 32,000। कितने की सेल हुई, 12,000 की सेल हुई। कितना लॉस हो गया, 4,000। सर अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड लिखता बेटे, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखता, लॉस हुआ इसलिए यहां लिखा। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई 5,88,000 परचेजेस टू बैंक अकाउंट परचेजेस। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आइटम आ गया। हाँ बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में 5,88,000। सर हम जिसको यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं,
सर ये वही है क्या जो आपने 11th में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताया था? समझ गए बच्चे, मेरी बात को पकड़ गए हैं। ये वही है बच्चों, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही है। ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये यहां से क्रॉस होके कहां पर आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मैं यहां लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस मशीनरी अकाउंट से आया है। यहां लिखो ट्रांसफर्ड, यहां लिखो ट्रांसफर्ड 32,000। 4,32,000। यहां पर 1,32,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बोलेंगे हम लोग करंट ईयर डेप्रिसिएशन। यहां ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 1,32,000। 1,32,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। ये कहां पर आएगा सर? बेटे कैसी बात कर रहे हो, नॉन कैश आइटम्स। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम्स में आता है। ओके सर। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे जगह छोड़ दो एक बार। एक्टिविटी बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर तो हमें नॉन करंट एसेट्स देखनी होती है। आ जाओ बेटे नॉन करंट एसेट्स पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 पीछे आ जाओ। नोट नंबर 2 में देखो टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है। मशीनरी है सर, मशीनरी के लिए क्या करेंगे बेटे? मशीनरी के अंदर तो सेल हुई है, तो आप लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, और एक बार परचेज हो गई। सेल ऑफ मशीनरी 12,000 हुई थी, और बैलेंसिंग फिगर के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी हुई। परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर निकाली थी हमने, वर्किंग नोट लिख दो उसके आगे, ब्रैकेट में लिखो 5,88,000। नेगेटिव 5,76,000। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी बी। पॉइंट नंबर सी, सर इसके अलावा कुछ था ही नहीं बेटे, मैं क्या करूं? मशीनरी के अलावा कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या कर सकते हैं? ओके, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
आ जाओ जल्दी से शेयर कैपिटल पे, जल्दी से आ जाओ शेयर कैपिटल के ऊपर। सर 22 लाख से 24 लाख हो गया, लिखो फिर बेटे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। उसके बाद देखो बेटे शेयर कैपिटल के बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,40,000 से 4,80,000 हो गई है। तो इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,40,000 ये आ गया सर 3,40,000। इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। यानी मैंने आपको ये बताया इस क्वेश्चन में कि पहले अगर आप लोग बी और सी एक्टिविटी भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटे, क्योंकि बी और सी एक्टिविटी के अंदर बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं। तो हम जल्दी करने के लिए बी और सी भी पहले कर सकते हैं। अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 में दिया हुआ है 4 लाख से 6 लाख हो गया 2 लाख। प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। सर इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट में नहीं है, प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है सर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बेटे आपको मानना ही मानना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अगर उसके आगे वर्किंग नोट नहीं लिखा है, नोट नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहा है। सर हमें आपने याद करवा रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर यहां पर आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर यहां पर आएगा, और करंट ईयर में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है सर 1 लाख। तो 1 लाख आप यहां लिखेंगे 1 लाख, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3 लाख, प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर डेप्रीसिएशन, हाँ बेटे याद आ रहा है बच्चों को, डेप्रीसिएशन सर वर्किंग नोट में निकाला था हमने। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में निकाला था सर 1,32,000। 1,32,000। उसके बाद देखो बेटे लॉस हुआ था आपको बेचते वक्त, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना लॉस हुआ था सर बेटे 4,000 का लॉस नहीं हुआ था? हाँ सर। 4,000 का लॉस हो गया था। एक बेटे बहुत ध्यान से देखो, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दी हुई है, गुडविल राइट ऑफ हो रही है लास्ट ईयर से।
गुडविल रिटर्न ऑफ, लास्ट ईयर में थी 2,24,000, अब इस साल रह गई 80,000, अब रह गई बेटा 80,000, तो यानी 1,44,000। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। हाँ बेटे, अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हैं, राइट ऑफ भी लिख सकते हैं। 2,80,000, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 2,80,000 और 3 लाख, 5,80,000 प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current liability minus increase in current assets, decrease in current liability। बेटे अगर हम लोग करंट एसेट्स की बात करें तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितने से इंक्रीज हो रही है बेटे इन्वेंट्रीज? 16,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 54,000 से। करंट लाइबिलिटीज में देखो बेटे, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रही हैं, तो माइनस में आ जाएगा increase in current assets, decrease in current liabilities, बेटे इन्वेंट्रीज की वैल्यू एक बार अगर हम लोग देखें, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है, माइनस होगा, इन्वेंट्रीज माइनस में आएंगी बेटे। ट्रेड पेबल्स भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं, $50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स भी नीचे ही आएंगे बेटे, वो भी इंक्रीज हो रहे थे, 54,000। यानी सर तीनों वैल्यूज माइनस में आ रही हैं। हाँ बेटा,
तो यहाँ लिखेंगे -1,20,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया 5,80,000, 4,60,000 माइनस इनकम टैक्स पेड, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल का है बेटा हमारे पास 1,54,000। तो यहां पर आ जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,06,000। ये एक्टिविटी ए आ गई। जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहां लिख दिया बेटा ए प्लस बी प्लस सी नेट कैश फ्लो 3,06,000 प्लस -5,76,000 प्लस 3,40,000 70,000 प्लस opening balance of cash and cash equivalent 10,50,000 7,50,000 प्लस 3,00,000, ये आ गया 11,20,000। बेटे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको। कैश का बैलेंस देखें आप लोग, कैश का बैलेंस देखें बेटे ये 7,50,000 है और करंट इन्वेस्टमेंट देखें बेटे 3,00,000 है। अभी हम लोग पढ़कर आए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये करंट इन्वेस्टमेंट है और ये कैश है बेटे। कैसी बात करते हैं आप, करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट है तो 10,50,000 हो गया। आप फॉर्मेट को लर्न नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को याद करने से कुछ नहीं होगा बेटे, फॉर्मेट लर्न करने से सारी चीजें हो जाएंगी। आप चेक कर लें क्लोजिंग बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का टोटल करेंगे आप लोग तो 11,20,000 ही आएगा।